क्या हुआ, ये चल नहीं रहा है क्या? अच्छा, इधर कोई एक लाइट, इधर वाला लाइट ऑफ करो, इस सबसे लाइट। हाँ, उसको ऑन करो, उसके बगल वाला ऑफ करो। नहीं, अभी जो किया था थर्ड थर्ड वन। हाँ, अब सही है। अच्छा, मेन इसी से दिक्कत है इसको। आप लोगों को दिख रहा है? बोलना चाह रहा है इसलिए इसको ऑफ किया था। हिंदी में संस्कृत में एक फ्रेज है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब सोचते नहीं, मतलब समझ में आया कि जब विनाश काल आता है ना, तो बुद्धि विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वही है। बाकी से मतलब नहीं समझ आया होगा तो ठीक है, ये फ्रेज का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा है क्या? अच्छा है, मुझे ये ऐसे नहीं बोलो। अच्छा, माय गॉड, कितना तेजी बोला है इसमें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपसे पता है, इसका जो लेबल है टीचर के बॉडी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और अगर बीच में आप इसको लेके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने उसको ऊपर लगा दिया कि बॉडी लैंग्वेज दिखे ही ना टीचर की। और जो ऑनलाइन बैठा हुआ है बच्चा, वो अगर उसमें उसका बॉडी लैंग्वेज, एक तो ऐसे बोर हो जाता है ऑनलाइन वाला बच्चा, ठीक है, और अगर उसका बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखेगा टीचर का तो वो और बोर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक हिंदी में टर्म है कूड़ बुद्धि। मैंने भी कहीं सुना था। तो कूड़ा बुद्धि जो है उसका मतलब ना कि दिमाग में तो आपके भूसा भरा हुआ है, कूड़ा, लिटर। ठीक है, और आप अपने आप को समझते बहुत होशियार हो। चलो, क्या हुआ? नहीं, मुझे कई बार गुस्सा आता है ना, तो मुझे अपने अंदर का गुस्सा निकाल के बाहर लाना पड़ता है, वो मैं कर रहा हूँ। लोगों को आनंद आ रहा है इसका, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो कितना खुश हो। बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। पता है, किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपका जो दिमाग है बड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट आप अपना मनी वेस्ट करें ना, उसमें ऊपर से टीचर का भी नुकसान ही कर रहे हो। चलो खैर, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेस मेरे को बड़े आते हैं, मैं बीच बीच में फ्रेजेस आपको बताता रहूं। स्पेशली हिंदी के, इंग्लिश के फ्रेजेस तो मुझे याद ही नहीं रहते, वो आप लोग याद रखे होगे, याद रखे होगे नहीं? नहीं, तुमने ही बोला, मैंने देख लिया था। चलो बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस, अभी क्लियर आ रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने जिब्रेलिन खत्म कर लिया था, हमको साइटोकाइनिन देखना है। तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी वाला पार्ट देखते हैं। और डिस्कवरी में साइटोकाइनिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बता सकते हो मुझे?
बोलो हमको क्या मतलब डिस्कवरी से, बोलो ना। जिब्रेलिक एसिड पूरा खत्म कर दिया था ना मैंने, कुछ बचा तो नहीं था? ओके चलो ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिख दो, जो आपका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का वापस जाओ, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में जाओ, ऑक्सीजन का जहाँ पे हेडिंग पड़ा हुआ है वहां पे एक चीज लिख दो, एसिडिक इन नेचर। ऑक्सीजन का जहाँ हेडिंग पड़ा हुआ है, स्टार्ट ही जहाँ पे किए ऑक्सीजन, वहां पे लिख दो वो एसिडिक इन नेचर है। वैसे जरूरत नहीं है, इंडोल एसिटिक एसिड सबको पता होता है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। इसके बाद वापस आ जाओ जिब्रेलिन में। जिब्रेलिन कैसा है? वो भी एसिडिक, ठीक है, उसको भी एसिडिक नेचर लिखो। साइटोकाइनिन आपका बेसिक इन नेचर है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी एक और है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भी एसिडिक इन नेचर है, तो हो सकता है चारों हार्मोन्स के नाम लिख दे और बोले कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि साइटोकाइनिन आपका बेसिक इन नेचर है, आपको पता होगा एडेनिन डेरिवेटिव्स है, ठीक है। तो डिस्कवरी में मैं बताता हूं आपका कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्कूग, ठीक है। एटल, एटल जहां पे आ जाए इसका मतलब है वो बता रहा है कि इसके साथ में इसके जो है कुछ साथी, ठीक, हाँ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक्चुअली उसको कुछ बोलते हैं, दिमाग से स्किप है उसका नाम मुझे, कुलीग, यस, ठीक है। तो वो सब काम कर रहे होंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या लिया, एक प्लांट लिया। कौन सा प्लांट था? टोबैको प्लांट। तो जब टोबैको प्लांट को उन्होंने ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट दिया, ऑक्सीजन था उनके पास में, उनको पता था ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ, इसकी सेल्स ली थी, टोबैको प्लांट की सेल्स ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इलोंगेशन हुआ, सेल इलोंगेशन। आपको मैंने बताया था ना कि जो ऑक्सीजन का फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक है वो सेल इलोंगेशन है। तो सेल इलोंगेशन हुआ, सेल डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। आप लिख सकते हो सेल इलोंगेशन हो रहा है बट नो सेल डिवीजन, बट नो सेल डिवीजन। तो इन्होंने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ में कुछ कुछ चीजें मिक्स कर दी, इस ऑक्सीजन के साथ में कुछ कुछ चीजें मिक्स कर दी। यही टोबैको प्लांट का जो मटेरियल है, ठीक है, इसके साथ में ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन तो यूज किया ही, साथ में यहाँ पे कोकोनट एक्सट्रैक्ट यूज कर लिया, ठीक है, कोकोनट एक्सट्रैक्ट। ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी उन्होंने यूज किया था, या और में सब लिख देना, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। और भी कुछ कुछ चीजें थी लाइक डीएनए, कोकोनट मिल्क तो मैंने लिखा दिया है, वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, डीएनए और डीएनए और वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, ये सारी जब चीजें उन्होंने यूज की, कोई भी एक यहाँ से ऑक्सीजन के साथ में कोई भी एक, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि वहां पे सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन दोनों हो गया, ठीक है, दोनों सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन बोथ टेक्स प्लेस। एंड सेल डिवीजन, डीएनए, डीएनए, ठीक है, और वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो सेल एलोंगेशन है और सेल डिवीजन है दोनों हो रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो स्कूग है एक और साइंटिस्ट के साथ मिलके, ठीक है, एक्चुअली जब भी एटल लिखा जाता है इसका मतलब है कि बाकी के लोगों का कंट्रीब्यूशन है पर कम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, स्कूग एंड मिलर, दैट मीन्स कि इक्वली कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों ने फिर एक जो है क्या कहते हैं साइटोकाइनेन डिस्कवर किया जिसका नाम था क्या, काइनेटिन, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइटोकाइनेन जो है, इस तरह से लिख सकते हो, डिस्कवर फर्स्ट साइटोकाइनेन,
और जो फर्स्ट साइटोकाइनिन था उसका नाम क्या था? काइनेटिन। कहां से डिस्कवर किया था ये प्लांट सोर्स से नहीं था, ये एनिमल सोर्स से था। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का बोलूं, ऑक्सीजन का जो सबसे पहला ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ था वो कहां से डिस्कवर किया गया? ह्यूमन यूरिन से। मैंने लिखाया नहीं है, मुझे पता है। वहां पे जब मैंने लिखाया है कि FW वेंट ने डिस्कवर किया, तो वहां पे ये भी मैंने लिखाया है कहां से, प्लांट्स। ठीक है, तो अगर प्लांट सोर्स से आता, जो कि आपका जो ये क्वेश्चन आएगा यही आएगा, एनिमल वाला नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे क्लॉग, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो प्लांट सोर्स, चूंकि चैप्टर में पूरा प्लांट की चीजें पढ़ रहे हैं, तो जो प्लांट सोर्स है उससे सबसे पहले वेंट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और कौन सा था वो? कौन सा था? इंडोल एसिटिक एसिड, IAA था। ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड। सोच रहे होगे क्या पढ़ा रहे हैं? हाँ? चलो आ जाओ। तो यहाँ पे लिख दो इसको, ये जो काइनेटिन है इसको आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिस्टल। बच्चे बीच में बोला मत करो, मेरी नजरें वैसे भी बहुत तेज हैं, एक्सट्रीम तेज। ठीक है, क्या वजह? प्लांट सेल। हाँ, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लॉग ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, किस सोर्स से? एनिमल सोर्स से। ठीक है, ह्यूमन यूरिन से डिस्कवर किया था। एक्चुअली जो जिस पर्सन का, जिस पेशेंट का लिया था, उसको विटामिन सी की डिफिशियंसी थी, और विटामिन सी की डिफिशियंसी से एक डिजीज होती है पेलाग्रा। ठीक है, तो उसका यूरिन लिया था। ठीक है, और वहां से जो है डेराइव था, बट आपको उतना नहीं है, आपको बस ये याद रखना कि FW वेंट ने जो सबसे पहले डिस्कवर किया है वो आपको कहां से डिस्कवर किया है ऑक्सीजन को? प्लांट से। ठीक है, वो सफिशिएंट। तो यहाँ पे आपका ये याद रखना कि स्कूग एंड मिलर ने काइनेटिन डिस्कवर किया है, वो बेसिकली सोर्स है। ठीक है, एनिमल सोर्स है, फ्रॉम एनिमल। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों है। क्रिस्टलाइजेशन तो आप समझ ही रहे होगे, क्रिस्टल बनाना उसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं एनिमल सोर्स में हेरिंग स्पर्म DNA, हेरिंग फिश स्पर्म DNA, स्पर्म DNA। इसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं, एक और चीज लिख सकते हो वहां पे कि ये जो काइनेटिन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या साइटोकाइनिन पे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6-फॉस्फोरिल एडेनिन डेरिवेटिव से, एडेनिन डेरिवेटिव्स, या अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो इसी में, इसमें आगे जो है एडेनिन हटा के एमाइनो प्यूरिन लिख देना। ठीक है, इस एडेनिन डेरिवेटिव्स की जगह में एमाइनो प्यूरिन, दोनों सेम चीज है। एडेनिन डेरिवेटिव्स लिख दो या एमाइनो प्यूरिन लिख दो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आप ये मुझे बता सकते हो कि मैं अब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा चुका हूं, तो एडेनिन में किस पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है? एडेनिन में किस पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है? आपके सिलेबस का पार्ट पूछ रहा हूँ, बाहर का नहीं पूछ रहा हूँ। 6 पे, 6 पे एमाइनो ग्रुप है। एक से ज्यादा एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है या एक ही ग्रुप प्रेजेंट है? क्या करोगे अपनी जिंदगी में आप लोग? वो लोग कुछ नहीं करेंगे, मन नहीं है अभी करने का। हम ऐसा है क्या? चलो, इसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट थे लिथम। लिथम एटल। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट साइटोकाइनिन फ्रॉम प्लांट सोर्स से डिस्कवर किया, प्लांट सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स से डिस्कवर किया, और उसका नाम क्या दिया? जियाटिन। ठीक है, इसका जो ये फर्स्ट साइटोकाइनिन था जो प्लांट सोर्स से था, उसका नेम्ड इट जियाटिन।
जियाटिन। एक एक्ट्रेस का नाम था जिया से, किसका नाम था? पूरा नाम बताओ। नहीं पता? सुसाइड कर गई थी जिया खान। बोल रहे होगे कि किसका नाम ले लिया सर आपने, हाँ? जो अंदर का गुबार है उसको बयां कर दिया करो, समझ रहे हो ना? अगर मुंह के अंदर ही बोलोगे तो उससे उतना संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना उसको जब बिल्कुल ठीक ठीक एक्सप्रेस करोगे। बोलने वाला तो मैं वैसे भी कुछ नहीं हूं, है कि नहीं ऐसा? एंड कॉर्न। चलो अच्छा बताओ कारण क्या होता है? यहां से नाम आया था उसका, जिया मेज। अच्छा एक बात बताओ, मक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज। मेज कई बार इस तरह से लिखा जाता है और कई बार जैसे वहां पे मैं लिख रहा हूं। क्या डिफरेंस है? सेम। कौन सा वीट है? अरे ये साइंटिफिक नेम है और ये कॉमन नेम है। वीट को बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ज्यादा पढ़ने से नुकसान हो सकता है, मेरी इस बात को ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। प्रिकर्सर बताओ, अभी इतनी बार बोल चुका हूं प्रिकर्सर, तो आपको अपने आप बोल देना चाहिए। बताओ। अरे यार इतनी बार तो बोल चुका हूं, एडेनिन डेरिवेटिव्स है। क्या करोगे दुनिया में आप लोग रह के? एडेनिन डेरिवेटिव्स ज्यादा बेटर, वहां पे मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था, ठीक है। ये भी बेचारा एस्टाइल कोएंजाइम से मेवेलानिक एसिड पाथवे से बनता है। फ्रॉम एसिटाइल, मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इसका कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, वाया मेवेलानिक एसिड पाथवे। चलो बायोसिंथेसिस कहां पे है? रूट एंड शूट इफेक्ट्स लिख लो। बायोसिंथेसिस रूट एंड शूट इफेक्ट्स। रूट एंड शूट इफेक्ट्स। जितना दिमाग टीचर की मिमिक्री करने में लगाते हो, पढ़ने में लगाया करो। कई सारे लोगों को यह भ्रम होगा कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। ट्रांसपोर्ट, पोलर एंड बेसिपिटल लिख दो। ट्रांसपोर्ट, पोलर एंड, अच्छा बेसिपिटल क्या होता है? हिंदी में बताओगे तो इजी बता दोगे, बांग्ला में मत बताना, समझ नहीं आएगा, ठीक है। पोलर ट्रांसपोर्ट। चलो बायो एसे, बायो एसे मैंने एक दिन डिफाइन किया था, बायो एसे क्या है? फटाक से बताओ। ऐसा टेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट किया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं बायो एसे। तो यहाँ पे टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट, ठीक है, लिख दो टोबैको पिथ सेल डिवीजन टेस्ट।
सेल डिवीजन टेस्ट। साइट ऑफ सिंथेसिस मैंने करवा दिया। चलो सिंथेसिस नाम तो आपको पता ही होंगे साइटोकाइनिन के, ठीक है। नेचुरल, सिंथेटिक। चलो बताओ नेचुरल के नाम बताओ, फटाक से नाम बताओ नेचुरल के। जियाटिन और काइनेटिन। हालांकि काइनेटिन जो है ना एनिमल सोर्स से है, ठीक है। जियाटिन आपका प्लांट सोर्स है। सिंथेटिक बताओ। बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन, ठीक है, बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन, एमाइनोप्यूरिन। चलो फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन बताता हूं, ये सेनेसेंस को डिले करता है। वैसे मैंने आपको ऑक्सिन में भी बताया, जिबरेलिक एसिड में भी बताया, बट अगर आपसे क्वेश्चन आता, तीनों ऑप्शन दिए हैं, तो आप याद रखना कि ये मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे डिलेइंग सेनेसेंस। और शायद मैंने आपको डिफाइन कर दिया होगा सेनेसेंस को, क्या? प्रोग्रेसिव, या प्रोग्रेसिव बार बार मैं बोलता हूँ, डिग्रेडेशनल जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, फ्रॉम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी टिल डेथ, उसी को बोलते हैं सेनेसेंस, ठीक है। तो ये सेनेसेंस को डिले करता है और इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिचमोंड लैंग इफेक्ट, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन के थ्रू क्या होता है, सेनेसेंस से डिले होता है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिचमोंड लैंग इफेक्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। एक और फंक्शन लिखा देते हैं, ओपनिंग ऑफ, किसकी ओपनिंग? स्टोमेटा, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बताऊंगा, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ये ओपनिंग स्टोमेटा करता है। अगर अच्छा एक नोट में लिखना हो, कौन सी ऐसी लाइट है, कलर ऑफ लाइट है, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लू, लिख दो, नोट डाल के लिख लेना अगर लिखना हो। ब्लू लाइट is responsible for opening of stomata, opening of stomata. Auxin is also known as anti-aging hormone. आपको भी खाना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को। एंटी एजिंग अगर पता लग जाए तो गर्ल्स ना थोक के भाव में खरीद के रख लें। ऐसा है कि नहीं? नहीं है। चलो, एंटी एजिंग हार्मोन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बताओ कौन सा? रिटार्ड करता है एपिकल डोमिनेंस को,
ठीक है। इस रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन के क्या है, एंटी ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा, फोर्थ। ठीक है, रिटार्ड एपिकल डोमिनेंस, मतलब कि अगर टी प्लांटेशन में आपको एपिकल बड ना काटना हो तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह पे, स्प्रेइंग ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक और लिख दो, हेल्प इन क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, क्लोरोप्लास्ट, या इस तरह से भी हो सकता है प्लास्टिड डेवलपमेंट। अब अगर क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर रहा, तो ये तो बात हो ही गई कि वो क्लोरोफिल के भी, ठीक है, सिंथेसिस में रोल पार्ट मतलब प्ले करेगा। ठीक है, सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी प्ले करेगा रोल। अच्छा, सेल डिवीजन में तो पार्टिसिपेट करता, वो तो उसको फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, बट सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आल्सो प्ले रोल इन सेल इलोंगेशन। सोच रहे होगे कि इतना याद तो रहना नहीं है, लिखा लो आपको जितना लिखाना है। तो कुछ फंक्शन याद रख, लाइक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, डिलेइंग सेंसेस, एपिकल डोमिनेंस को तो ऑक्सीजन से रिलेट कर लोगे। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट, और भी है अभी, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने बंद कर दिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। वो जो न्यूट्रिएंट की सिंथेसिस हो रही है, फूड की सिंथेसिस हो रही है, उसके मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप लिख दो, मैं कोई भी चीज एनसीईआरटी के बाहर नहीं बता रहा हूं, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसमें भी रोल है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में। एक दो चीजें और हैं, आप जाके लिख लेना। ठीक है, मतलब पढ़ लेना उससे, एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से पढ़ लेना। एक दो चीजें और हैं, ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिखा दी है सारी। अब आते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन पे। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, मतलब ग्रोथ इनहिबिटर की बात हो रहा है। मैंने वहां पे एब्सिसिक एसिड पहले लिखाया था, पर यहाँ पे मैं आपके लिए क्या लिखा रहा हूँ, इथाइलिन। पहले इथाइलिन पढ़ लेते हैं, फिर जो है हम आगे स्टार्ट करेंगे आपका एब्सिसिक एसिड। तो इथाइलिन आपका गैसियस हार्मोन है। ठीक है, गैसियस हार्मोन, ये आपका गैसियस हार्मोन, द ओनली हार्मोन व्हिच इज गैसियस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गेन, और गेन, उन्होंने सबसे पहले इसको आइसोलेट किया, इसके गैसियस नेचर को रिकॉग्नाइज किया और बोला कि जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, इथाइलिन। एक्चुअली क्या था कि कुछ बनाना रखे हुए थे, किसके साथ में, ऑरेंजेस के साथ में। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब बनाना सेपरेट रखे हुए हैं तो जो उनका राइपनिंग का प्रोसीजर है वो स्लो है, बट जब उनको ऑरेंजेस के साथ रख दिया जा रहा है तो उनका जो राइपनिंग है वो स्पीड अप ले लेता है। ठीक है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, देखा कि वो जो राइपेंड ऑरेंजेस थे, ठीक है, उनसे कुछ निकल रहा है। ठीक है, कुछ गैसेस वोलेटाइल सबस्ट्रेट निकल रहा है, और उस वोलेटाइल सबस्ट्रेट को उन्होंने आइसोलेट किया और देखा कि वो क्या है, बेसिकली इथाइलिन। ठीक है, तो बोला कि इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स और बनाना। ठीक है, बनाना पे कर रहे थे काम। तो चलो, तो आइसोलेशन का काम गेन ने किया था। उसके पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कजन, ये। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ऑब्जर्व दैट
ripened oranges speed up the process of ripening of banana. Later on, gains gain, ठीक है, identified the gaseous, in ब्रैकेट लिख देना, volatile growth regulator as ethylene. तो एक फंक्शन तो आपको पता चल गया कि जो होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए वो क्या है, वो एथाइलिन। एक और साथ में कि जो सेनेसेंस है बेसिकली, ठीक है, एंड एब्सिशन, ठीक है, वो दोनों के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, एथाइलिन। ठीक है, तो अभी आते हैं, सबसे पहले इसका प्रिकर्सर लिखते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल प्रिकर्सर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकर्सर कौन सा है, मिथियोनिन, ये भी एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये भी एक अमाइनो एसिड। कैसा है, एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल। ठीक है, चलो अच्छी बात है। और कौन सा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस होता है, ऑक्सिन, ट्रिप्टोफैन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो पॉइंट इसी प्रिकर्सर के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन की एसेंशियल है इसकी सिंथेसिस के लिए, तो आप लिख सकते हो ऑक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एथाइलिन। और ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो O2 is essential for ethylene synthesis. बायोसिंथेसिस आपको पता ही चल गया है, कहां पे होगा बायोसिंथेसिस। जान के अगर अनजान बने रहोगे तो दिक्कत है। एंड एनी सेनेसेंस पार्ट, ऐसा कोई भी पार्ट जहां पे सेनेसेंस का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एनी senescence part like leaf, fruits, ठीक है, flowers, anything. ट्रांसपोर्ट वाया डिफ्यूजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। वाया डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट इसका होगा डिफ्यूजन के थ्रू होगा, क्योंकि गैसियस हार्मोन है, गैसियस हार्मोन डिफ्यूज करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। आज कोई मिसिंग लग रहा है मुझे। बच्चा मिसिंग है, यस। क्या घर से पढ़ रहा है, पढ़ाकू हो गया है। बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा
चलो ट्रांसपोर्ट इसका डिफ्यूजन बच्चे याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, सिंथेटिक सोर्स भी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए सिंथेटिक सोर्स। ठीक है, इथेफोन। ठीक है, आपको याद होगा कि अगर थोड़ा बहुत तुम लोगों को पता है, बनाना की राइपनिंग नेचुरल तो करवाई नहीं जाती है क्योंकि कीड़े लग जाते हैं उसको। ठीक है, जनरली तो उसको क्या करते हैं, जब बनाना अपना मेच्योर हो जाता है तो उसको उठाते हैं और एक उस सॉल्यूशन में उसको डिप करा देते हैं और निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे प्रोड्यूस होता है इथाइलिन। ठीक है, और इथाइलिन की वजह से वो पक जाता है। ठीक है, तो आप ये जो बाहर बनाना देखते हैं उसको ये मत सोचना कि ये नेचुरल राइपेंड फ्रूट है। ठीक है, वो उस सोल्यूशन में डिप करवाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक और नाम है सीपा। सीपा इसका नाम, ये वाला एनसीईआरटी पे मेंशन है तो यही याद रखना आप, बहुत है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस इथाइलिन। तो ये बेसिकली सिंथेटिक सोर्स है। इथेफोन क्या है, सिंथेटिक सोर्स है आपका इथाइलिन प्रोड्यूस करने का। ठीक है, एक विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड, और वो एस्कॉर्बिक एसिड बेसिकली क्या करता है, एथाइलिन प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है। तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो, एस्कॉर्बिक एसिड इंड्यूस इथाइलिन प्रोडक्शन। ओके, चलो फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे आ जाते हैं। तो फंक्शन में पहला फंक्शन आपको मैंने लिखा दिया है, फ्रूट राइपनिंग। दूसरा एक और फंक्शन आपको मैंने बता दिया है, ये डिले करवाएगा सेनेसेंस को, एनहांस करवाएगा सेनेसेंस को, एनहांस करवाएगा। क्या हो बच्चे, ठंडी लग रही है? चलो आ जाओ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो पहला लिख दो, फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फ्रूट राइपनिंग। दूसरा लिख दो, एनहांस सेनेसेंस। सेनेसेंस, ठीक है, सेनेसेंस को एनहांस करता है। ब्रेक द डोरमेंसी, ब्रेक द डोरमेंसी। ठीक है, तो कहां पे डोरमेंसी को ब्रेक करेगा, लाइक सीड में। ठीक है, सीड में डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। तो दो पॉइंट यहीं पे लिख दो, जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड। जर्मिनेशन पीनट सीड को जर्मिनेट करवाएगा, और जो है क्या कहते हैं, पोटैटो स्प्राउटिंग इंड्यूस करेगा, इंड्यूस पोटैटो स्प्राउटिंग, पोटैटो स्प्राउटिंग को इंड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है। अब ये तो बोल सकते हो आपके एनसीईआरटी में तो सर बहुत कुछ मेंशन है। पर पढ़ना पड़ेगा अगर बनना चाहते हो, कुछ नहीं बनना चाहते तो बात अलग है। ठीक है, चलो एक और पॉइंट लिख दो, इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। पाइन एप्पल में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा वो। ठीक है, इंटरनोड एंड पेटियोल एलोंगेशन। इंटरनोड एंड पेटियोल एलोंगेशन, पेटियोल जानते हो क्या होता है?
तो आपका ये 6th है, इंटरनोड एंड पेटियोल elongation in deep rice field। मतलब समझ में आ रहा है? देखो, ये सपोज करो आपका एग्रीकल्चर लैंड है और आपने लगा रखा है उसमें राइस, ठीक है। अब इसमें पानी भरना स्टार्ट हुआ, इसमें पानी भरना स्टार्ट हुआ, तो जब ये पानी इसके यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ द स्टेम के ऊपर या हाफ ऑफ द राइस प्लांट के ऊपर, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी, ठीक है। इसका टिप जो है पानी के अंदर डूबता नहीं, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक इसका जो टिप है, जैसे जैसे जो है क्या कहते हैं पानी बढ़ेगा, इसका जो स्टेम है, जो सूट वाला पार्ट है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और वो कैसे ग्रो करता है, बाई इंटरनोड एंड पेटियोल एलोंगेशन की वजह से, ठीक है। और ये सिर्फ कहां पे हो रहा है, डीप वाटर लिख देना, मैंने गलत लिख दिया, डीप वाटर राइस फील्ड, ठीक है, डीप वाटर राइस फील्ड, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो है यहाँ पे जब इस तरह से पानी भरना स्टार्ट होता है तो इसके अंदर जो एथाइलिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ता है, और एथाइलिन का जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो बाहर निकल नहीं पाता। क्यों नहीं बाहर निकल पाता? क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो जितना इजी इसको डिफ्यूज करना चाहिए था नॉर्मल एनवायरनमेंट में, उतना इजी वो डिफ्यूज करता नहीं है। तो इसकी वजह से वो क्या है, इंटरनोडल एलोंगेशन स्टार्ट कर देता है। इस चीज में इसकी एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करता है, ठीक है, एब्सिसिक एसिड भी हेल्प करता है। चलो, तो यहां से जितनी चीजें मुझे बतानी थी मैंने बता दिया है आपको। लिख लो। अच्छा अच्छा, एक पॉइंट और लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स, एक्सेलरेट एब्सिशन, सेनेसेंस आ गया तो एब्सिशन तो जाहिर सी बात होना ही था। एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्रूट्स एंड फ्लावर, एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्रूट्स एंड फ्लावर। एक रिस्पायरेशन का नाम सुना होगा आपने, नहीं, रेस्पायरेटरी क्लाइमेक्टेरिक, ये, या इसको आप ये बोल सकते हो क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन, क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन, सुना है? ड्यू टू enhance ethylene production during ripening of fruit or during senescence of plant part, ठीक है। जैसे जैसे एथिलाइन का प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, रेट ऑफ रेस्पायरेशन इनहांस होती है, ठीक है। तो जब रेट ऑफ रेस्पायरेशन इनहांस होगी तो उससे जो है उसी वाले रेस्पायरेशन को आप क्या बोलते हो, क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि जो क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन है, इट इज ड्यू टू, ये किसकी वजह से है, इथाइलिन की वजह से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी पूछ सकता है कि क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन कब होता है, ठीक है, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और ड्यूरिंग सेनेसेंस ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है, उसके दौरान होता है। उसके लिए हार्मोन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, ठीक है। तो यहां से हो गया। अब आते हैं हम एब्सिसिक एसिड पे। और ये भी याद रखना कि इस चैप्टर से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। कई बार इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले पार्ट से, 3 पार्ट है इसमें, एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, दूसरा हार्मोन्स वाला पार्ट है, तीसरा कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना है डेवलपमेंट से रिलेटेड, लाइक फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन, एंड तीसरा एक और डोरमेंसी। तो ध्यान में रखना कि इस चैप्टर से कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत है। यहाँ पे अगर आपने क्लाइमेक्टेरिक रेस्पायरेशन लिख लिया है तो एक और चीज लिख दो, क्लाइमेक्टेरिक टैब। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ टैब होता नहीं है।
ऐसा कुछ टैब होता नहीं है, ठीक है। ये है टोमेटो, ये है एप्पल, और ये है बनाना। टैब आपको याद रहेगा, इजी याद रहेगा कि नहीं? आजकल टैब लोग यूज कर रहे हैं काफी। तो इस तरह से आप क्लाइमेक्टेरिक टैब याद रखोगे तो आपको ये याद रहेगा कि कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं जहां पे क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। टोमेटो, एप्पल एंड बनाना। ओके चलो आओ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। दिस इज द मेन ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ये आपका मेन ग्रोथ इनहिबिटर है, इनहिबिटर है। ओके, दूसरा आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं? ड्यू टू इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। ठीक है, ये जो है क्या बोलते हैं, सिंथेसिस एनहांस ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस जब कंडीशन होगी प्लांट में तो इसकी सिंथेसिस एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही लिख लो आप। जैसे एक है एक्ट एज एक्ट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब समझते हो? अपोजिट, ठीक है, किसके? जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट एक्ट करता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट एक्ट करता है? वो ये आपका एब्सिसिक एसिड है। प्रिकर्सर में याद रखना कि कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव्स है या टर्पीन डेरिवेटिव्स है। आप बोल सकते हो प्रिकर्सर में, ठीक है, प्रिकर्सर कैरोटीनॉइड और टर्पीन दोनों एक ही चीज है, क्योंकि टर्पीन से कैरोटीनॉइड बना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स, प्रिकर्सर हो गया आपका ये। नेक्स्ट है साइट ऑफ सिंथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एनसीईआरटी पे मेंशन नहीं है, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट, और वो भी कौन सा? साइट ऑफ सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल। जो गार्ड सेल का क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल तो जानते हो ना, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तुम तो नहीं है बोला करो। एपिडर्मिस ऑफ, अरे वही स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस, ठीक है, सही बोल रहे हो, ठीक है। साइट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द गार्ड सेल्स तो वहां से बनते हैं आपके। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वहीं पे बनते हैं जहां इनकी जरूरत होती है, ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन। चलो फंक्शन आते हैं, फंक्शन पे आते हैं, फिजियोलॉजिकल रोल पे, ठीक है। फंक्शन, तो फंक्शन में आप पहला लिख दो इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, ठीक है। इंड्यूस सीड एंड बड डॉर्मेंसी। सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये किस बड की बात कर रहा होगा? बड
मतलब अगर आपको कॉमन कोई चीज समझ में आ रही हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। सारी बट की बात कर रहा है, बट मेन कौन सी है? एक्सेलरी बट। एग्जाम्पल बताओ, वो जानना चाहता हूँ। जैसे पोटैटो, दैट मीन्स कि पोटैटो की स्प्राउटिंग को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, इनहिबिट द पोटैटो स्प्राउटिंग। चलो, ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनहिबिट ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, इनहिबिट ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो। पोटैटो को ट्यूबराइजेशन को इनहिबिट करेगा ये। प्रिवेंट्स विविपेरी, प्रिवेंट्स विविपेरी। आपको पता है ना विविपेरी क्या है? विविपेरी आपका, अगर फ्रूट में लगे लगे सीड जो है जर्मिनेट कर जाए, फ्रूट में लगे लगे सीड जर्मिनेट कर जाए तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? विविपेरी। ऐसा कहाँ पे होता है? मैंग्रोव प्लांट पे होता है। क्यों होता है? बिकॉज उसके नीचे जो दलदली एरिया है वहां पे साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सपोज सीड सीड इस दलदली एरिया में गिरा, ठीक है, यहाँ पे साल्ट बहुत ज्यादा है, इसको चाहिए मॉइस्चर, तो ये मॉइस्चर उससे अब्जॉर्ब कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर निगेटिव पोटेंशियल है वाटर का, निगेटिव वाटर पोटेंशियल है। तो जब नहीं अब्जॉर्ब कर पाया तो कभी जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसके पास ऑप्शन क्या बचता है? इसके पास ऑप्शन बचता है कि ऊपर ही टंगे टंगे मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले और जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, तो ये एक एडॉप्टेशन है किस प्लांट का? जो साल्टी मार्सी एरियाज पे प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन। अब आपसे अच्छा मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में कौन जान सकता है, क्योंकि सुंदरबन यहीं पे है। तो सुंदरबन जहाँ पे मार्सी एरियाज है वहां पे मैंग्रोव की वेजिटेशन काफी प्रेजेंट है। ठीक है, और आपको शायद एक चीज ये भी पता चल रहा होगा कि जो मैंग्रोव वेजिटेशन है वो धीरे धीरे करके सिकुड़ रही है, मतलब खत्म हो रही है। क्लाइमेटिक चेंज। बच्चों, स्कूटी चलाना बंद करो, बाइक चलाना बंद करो, पैदल चलना स्टार्ट करो, एसी चलाना बंद करो। सही कह रहे हो, वो बंद ही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। एबीए स्टिमुलेट्स, मैंने पहले ही बताया था कि मैं अभी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि कोई एक ऐसा हार्मोन है जो क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा को इंड्यूस करता है। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की तो मैंने पहले ही बता दी थी कहानी। तो यहाँ पे लिख दो, एबीए इंड्यूस्ड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, एबीए इंड्यूस्ड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के रिस्पेक्ट में ये दो हार्मोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक जो ओपनिंग करवाता है कौन सा था? साइटोकाइनिन, एंड जो क्लोजनिंग करवाता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एबीए प्ले इंपॉर्टेंट रोल, हालांकि मैं पहले लिखा चुका हूं फिर भी मैं इस चीज को लिखा रहा हूं। ठीक है, एबीए प्ले इंपॉर्टेंट रोल कहां पे? इन डेवलपमेंट ऑफ सीड, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ सीड, या एम्ब्रायो भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड लिख लो, इसमें सारे आ जाएंगे। मैचुरेशन, ठीक है, मैचुरेशन एंड जर्मिनेशन, इन तीनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तीनों में करता है। अब जरा सा एबीए का ये वाला फंक्शन डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए विद द अदर हार्मोन। तो यहां से वैसे ये लास्ट है जो हार्मोन खत्म हो जाएगा आपका, बाकी आएंगे तुरंत फोटो पीरियोडिज्म में। राम कहानी सुनानी नहीं है मुझे फोटो पीरियोडिज्म में, मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। ठीक है, अब देखो आपके पास में जब जाइगोट बना तो जाइगोट से तीन चीजें आपको समझ में आएंगी। जाइगोट बनने तक तो आपके दिमाग में होगा कि कैसे जाइगोट डेवलप होता है। ठीक है, एग सेल एंड जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन से जो मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है तो जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो बनेगा एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा सीड जर्मिनेशन होगा। सीड जर्मिनेशन रखा है,
सीड तक ही रखो इसको, अभी जर्मिनेट नहीं किया, इसको पहले सीड करो एंड फिर सीड जर्मिनेशन पे आ जाओ। सीड जर्मिनेशन, ठीक है। तो जब ये जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा था, ठीक है, ये जब जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा था, ठीक है, तो उस समय कौन कौन से हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, दिमाग में लाओ। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन ज्यादा बन रहे होंगे और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन कम बन रहे होंगे। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की होगी, तभी ये जो है एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हुआ होगा। और साथ में आपका जो एब्सिसिक एसिड है, जिसको ABA से भी डिनोट करते हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। अगर ऐसा नहीं होता, ये ABA अगर सिंथेसिस, तो ये बेसिकली उसके डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देता, उसका काम ही है इनहिबिशन, ठीक है, वो रोकेगा उसको। तो ये बेसिकली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान ये स्टेटस है। कभी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कभी पूछ सकता है, दिया है NCERT में इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कौन सा है, बता दो। ये 4 हार्मोन है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? साइटोकाइनिन, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस करवाता है, सेल डिवीजन करवाता है, तो ये मेन है, ठीक है। साइटोकाइनिन इज द मेन हार्मोन जो कब काम कर रहा होगा, जब जाइगोट से एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा, या इंटर एम्ब्रायनिक। आप बचे 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हेलो, यस सर। ठीक है, यस आ गया। तो एम्ब्रायो से सीड बनने के टाइम में भी यही सेम सिचुएशन होगी, यही सारा, मतलब जब जाइगोट से एम्ब्रायो बन रहा तो यही हार्मोन सारे होंगे, ठीक है। इसके बाद जब एम्ब्रायो से सीड बन रहा है, ठीक है, तो भी वही होगा, बट एक चीज क्या होगा कि जो साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन है उसको ओवरटेक कर लेगा आपका जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, इसके बाद आपका ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन रहेगा, बट आप, ठीक है, पर ये याद रखना कि ये जिब्रेलिक एसिड इज द मेन हार्मोन, ओके। और ABA अभी तक क्या रहेगा बच्चे, ABA के सिंथेसिस को ब्रेक करके रखेंगे, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ABA नहीं होने पाएगा। अब ये सीड डेवलप हो गया है, ठीक है, अब सीड जो है मेच्योर, अगर सीड मेच्योर भी हो चुका है तब भी जो है इसका इसका डॉर्मेंट पीरियड है, ठीक है, इसको डॉर्मेंसी पे मेंटेन किया जाएगा। और डॉर्मेंसी पे कैसे मेंटेन किया जा सकता है, इस एब्सिसिक एसिड को स्टिल कंटिन्यूअसली इसके सिंथेसिस होने से रोका जाए, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया बच्चे, गलत बोल दिया, सीड बन गया है ना, सीड बन गया, हाँ, ये जो है एब्सिसिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या किया जाए, एनहांस कर दिया जाए। एब्सिसिक कब, जब सीड डेवलप हो चुका है, ठीक है। इवन जब एम्ब्रायो से सीड का जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है तभी इसकी सिंथेसिस में, जो इसको बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, इसमें थोड़ी थोड़ी सिंथेसिस
होने लगेगी, ताकि ये जो सीड का जो क्या कहते हैं बिफोर रिप्रोडक्टिव पीरियड ये बनना स्टार्ट, सॉरी बिफोर रिप्रोडक्टिव पीरियड ये आपका क्या ना होना स्टार्ट करे, जर्मिनेट करना ना स्टार्ट करे। इस एक को छोड़ के, किसको, जो मैंग्रोव वाले प्लांट है, विविपेरी को छोड़ के ये जो है क्या कहते हैं अदर प्लेसेस पे जो है बेसिकली क्या किया जाएगा, अदर प्लेसेस पे बेसिकली, जस्ट एक मिनट, फोकस हट गया था एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे सीड से जब तक ये सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तब तक एब्सिसिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा पहले स्टार्टिंग में फाइटोकाइनेन रिलीज हुआ, फिर आपका जिब्रेलिक एसिड आया, और फिर आपका क्या आ गया, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक। और जब ये जर्मिनेशन का टाइम आएगा, जब ये जर्मिनेट करना होगा, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वापस से एबीए की सिंथेसिस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्टिव क्या हो जाएगा इस दौरान सबसे ज्यादा जो एक्टिव होगा वो होगा आपका जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, ये जिब्रेलिक एसिड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करेगा, enhance the activity of the enzymes like amylase, lipase, protease। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो enhance the activity of amylase, lipase and protease। एमाइलेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज की एक्टिविटी को क्या करेगा, एनहांस कर देगा। तो ये है बेसिकली आपका स्टोरी पूरी। ठीक है, ध्यान में रखना कि स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो हार्मोन बन रहा, हो सकता है आपसे ये बाकी के ना दे, ठीक है, बाकी के ना दे, साइटोकाइनिन सबसे ज्यादा, फिर जब एम्ब्रायो से सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तो उस समय इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिब्रेलिक एसिड की। ठीक है, और साथ साथ में ये बाकी के हार्मोन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ऑक्सीजन साइटोकाइन चलते रहेंगे। ठीक है, एबीए उस समय बिल्कुल से डिक्रीज रहेगा, बट जैसे ही सीड डेवलप हो चुका होगा तो एबीए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब उसको क्या करना है, डोरमेंट स्टेज मेंटेन करके रखनी है। और जैसे ही सीड को जर्मिनेट करना है, आपने सॉइल जो है मैं इसकी सोइंग की हुई है, तो ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, जैसे ही मॉइस्चर इसने अब्जॉर्ब किया ये एक्टिव हो जाएगा। इसको अपनी एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होगा, मॉइस्चर चाहिए होगा थोड़ा, जैसे ही मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा जी एक्टिव हो जाएगा, कॉटिलेडन में प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडन से ट्रांसपोर्ट करके चला जाएगा कहाँ पे, एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म में जाके वहां पे ये जो एंजाइम्स है इनको एनहांस कराएगा, और वो एंडोस्पर्म में आपको पता है क्या क्या स्टोर होता है, आपका स्टार्च स्टोर होता है, आपका कुछ प्रोटीन्स स्टोर होते हैं, थोड़ी बहुत फैट स्टोर होती है, तो वो एंजाइम्स उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करने लगेंगे, और वो जो सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो निकल के वापस कहाँ पे आ जाएंगे, एम्ब्रायो के पास में, और एम्ब्रायो उनको अब्सॉर्ब करेगा और अपना ग्रोथ करना फिर से वही स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब एम्ब्रायो का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन से आप आगे लिख सकते हो सीडलिंग वगैरह का डेवलपमेंट। ठीक है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, सीड जर्मिनेशन के दौरान जीए की एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, एबीए की एक्टिविटी घट जाएगी, और जब सीड का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय एबीए की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ पे जीए की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे जीए की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। टाइम कितना है बच्चे, क्लास 12 बजे स्टार्ट हुई थी ना, तो आते हैं फोटो पीरियडिज्म पे। और फोटो पीरियडिज्म को समझने से पहले आपको समझना होगा फोटो पीरियड को। फोटो पीरियड क्या है, रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। तो आप सबसे पहले लिख दो कि फोटो पीरियड क्या है। तो फोटो पीरियड आपका है रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, इसको बोलते हैं आप फोटो पीरियड। ठीक है, अब फोटो पीरियडिज्म क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। फोटो पीरियडिज्म क्या है, जो रिलेटिव ड्यूरेशन है
ये फोटो पीरियड बेसिकली डे एंड नाइट का, ये किस तरह से कुछ प्लांट्स में फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। मतलब ये जो फोटो पीरियड है ये सम प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में किस तरह से फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, उसी अफेक्ट को बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि द अफेक्ट ऑफ photo period, effect of photo period in some plants। एक मिनट बच्चे, स्टेटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। On flowering in some plants known as photoperiodism, photoperiodism, उसको आप फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें मैंने कुछ अभी तक यूनिक बताया नहीं है, इतना तो आपको पता ही होगा। बस ये जो फोटोपीरियोडिज्म है, ठीक है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, गार्डनर एंड एलर्ड। और प्लांट की कौन सी स्पीसीज थी? टोबैको। ठीक है, वो भी म्यूटेंट वैरायटी। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कवर्ड, इस तरह से लिखो, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, क्या नाम बताया था अभी? गार्डनर एंड एलर्ड। एक तो नाम इतने अजीब से हैं। ठीक है, इन म्यूटेंट वैरायटी ऑफ टोबैको, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ टोबैको, टोबैको की म्यूटेंट वैरायटी थी। ठीक है, क्या नाम था? मैमॉथ वेरिलेंट। ये ठीक है, इस पे डिस्कवर किया था। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लांट्स categorized in 3 category on the basis of flowering, on the basis of flowering, जो फ्लावरिंग है उसकी बेस पे, सॉरी, फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म के उसमें इतना सिंपल सा क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियोडिज्म प्लांट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं। अब उन कैटेगरीज के आपको नाम देखो यहाँ पे, एक है आपके लॉन्ग डे प्लांट, LDP, दूसरा शॉर्ट डे प्लांट, SDP, और तीसरे डे न्यूट्रल प्लांट, जिन पे फोटो पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट में बोलते हैं DNP। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी क्या चीज है कि लॉन्ग डे प्लांट है, चूंकि इनको ज्यादा बड़ा दिन चाहिए, मतलब फोटो पीरियड का ड्यूरेशन एक क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा चाहिए, तो इनको अगर दिन का ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो रात का ड्यूरेशन अपने आप कम हो जाएगा, तो इसलिए इनको जो है इनका एक और नाम दे दिया गया है, क्या? शॉर्ट नाइट प्लांट, शॉर्ट नाइट प्लांट। और शॉर्ट नाइट प्लांट का भी शॉर्टकट आप निकाल लोगे, SNP। ठीक है, दूसरे वाले को भी लिख सकते हो, तो आप लोग लिखो, तब तक मैं मार्कर फिलअप करता हूँ। इनकी मार्कर क्या होगा? दूसरा वाला शॉर्ट डे प्लांट है, तो नाइट कितने हो, कैसी होगी? लॉन्ग होगी। बच्चे कुछ दो। बच्चे वो खराब हो जाएगा उसका, वो मिल गया, बेकार ही होगा ना, बेकार है ना।
बीच में एयर बबल आ जाता है ना, तो उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है, उसको चाहे जितना प्रेस करो रिलीज नहीं करता है इंक। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, और इनको आप बोल सकते हो SDP। तो वही तो लिखा है आपने। अच्छा शॉर्ट डे लिख दिया है क्या? ठीक है, लॉन्ग नाइट, सॉरी, लॉन्ग नाइट प्लांट, ये हो गया आपका LNP। अच्छा इतनी बात तो हो गई, इससे ज्यादा परेशान नहीं हुए। एक चीज समझो पहले, क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब कहीं ये नहीं होता है 12 आवर्स, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं है। हर एक प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, क्रिटिकल फोटो पीरियड, आप इसको ये बोल सकते हो डिफरेंट होता है, डिफरेंट या स्पेसिफिक फॉर एवरी प्लांट। ये स्पेसिफिक है फॉर एवरी प्लांट, हर एक प्लांट के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। दूसरा, ये वो थ्रेशोल्ड पीरियड है जो उसको मिनिमम फ्लावरिंग के लिए चाहिए, ठीक है। मतलब लाइट का वो ड्यूरेशन जो उसको हर हाल पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो आप लिख दो ये थ्रेशोल्ड फोटो पीरियड, ठीक है, या मिनिमम फोटो पीरियड है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग। तो ये मत कभी सोच लेना कि जो फोटो पीरियड है वो भाई ऐसा है कि 12 आवर्स का डे हो गया, 12 आवर्स की नाइट, तो ये 12 आवर्स है, ये हो गया आपका क्रिटिकल फोटो। ऐसा कुछ नहीं, वो 10 आवर्स का भी हो सकता है, वो 11 आवर्स का भी हो सकता है, 13 आवर्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इस चीज से। हर एक प्लांट के लिए जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है वो सेपरेट है, अलग है, स्पेसिफिक है। ओके, अब आते हैं जरा सा ये लॉन्ग डे प्लांट वाले में, ठीक है। दैट मीन्स कि दीज प्लांट्स रिक्वायर फोटो पीरियड मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है। एक जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उससे ज्यादा का उसको जो है फोटो पीरियड चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो लॉन्ग डे प्लांट में कि दे रिक्वायर photo period more than critical photo period, critical photo period for induction of flowering, for induction of flowering of flowering। ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपने एक पिक्चर देखा होगा, एनसीईआरटी में पिक्चर किस तरह से बना है, उन्होंने इस तरह से एक प्लेटफॉर्म सेट किया हुआ है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो प्लेट मतलब जो एक लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्रिटिकल फोटो पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको CPP भी लिख सकते हो, क्रिटिकल फोटो पीरियड लिख रही है। अब अगर आप क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम की लाइट दे रहे हो तो फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आप बना सकते हो अगर आपको बनाना है, ठीक है, आपको बनाना है तो ये आपका इसमें फ्लावरिंग नहीं है। पर जैसे ही आपने अबव जो है थ्रेशोल्ड लिमिट दे दिया फोटो पीरियड, तो उसमें तुरंत फ्लावरिंग हो जाएगी। जो उसकी अगर आपने उसकी डिमांड पूरी कर दी, उसकी डिमांड पूरी कर दी तो वहां पे फ्लावरिंग तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं, इस कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो क्या हैं, वो आपके लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉन्ग डे प्लांट के लिए जो इनको जो इंपॉर्टेंट है वो इनका डार्क ड्यूरेशन है। इनके डार्क ड्यूरेशन को इंटरफेयर कर दो आप, इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो रिलेटिव लेंथ है डे एंड नाइट की, जितना फोटो पीरियड, जितना डे इंपॉर्टेंट है कुछ प्लांट्स के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है,
डार्क ड्यूरेशन है, नाइट, उतना ही इंपॉर्टेंट नाइट है। तो इसलिए ये दिमाग में मत रखना फिर ये तो फोटो पीरियड है, अगर मिलेगा तो फ्लावरिंग होगी, अगर नहीं मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ प्लांट्स के लिए, जैसे लॉन्ग डे प्लांट्स, इनको अगर फोटो पीरियड मिला तो फ्लावरिंग होगी, नहीं तो नहीं होगा। पर शॉर्ट डे प्लांट के लिए इनको आप लाइट ना दो, इनको बाहर से कुछ एक्सोजिनस न्यूट्रिएंट्स दे दो, बाहर से कुछ न्यूट्रिएंट्स दे दो और कंप्लीट डार्क में रखो, फ्लावरिंग होगी इनमें, इनमें फ्लावरिंग होगी। दैट मीन्स कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, उसका डार्क ड्यूरेशन है, उसका डार्क। और ये जो लॉन्ग डे प्लांट है इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये इनका है फोटो पीरियड। तो आप लिख सकते हो, इधर इरेज कर देता हूं, फॉर लॉन्ग डे प्लांट photo period is above threshold, above critical photo period is important। ठीक है, ये ध्यान में रखना है इनको। मतलब कहने का, देखो जैसे मैं यहाँ पे एक आपको थ्योरेटिकल एजम्पशन बता दूं, ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये क्रिटिकल ड्यूरेशन है, ठीक है, क्रिटिकल ड्यूरेशन नहीं, अभी आप ये मान के चलो कि ये डार्क पीरियड है, ठीक है, ये डार्क पीरियड है। और डार्क पीरियड में सपोज बोल देता हूं कि ये डार्क पीरियड है आपका 14 आवर्स का, ठीक है, 14 आवर्स। और ये जो डे टाइम है, ठीक है, डे टाइम ये है आपका कितना बचेगा, 10 आवर्स, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछे कि इसमें से जो लॉन्ग डे प्लांट है LDP, उनमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं होगी फ्लावरिंग, नो फ्लावरिंग, ठीक है, इनमें फ्लावरिंग नहीं है, नो फ्लावरिंग। तो दिमाग में रखना है चीज, ठीक है। क्यों, पर ये कहने से पहले तुमको एक चीज देगा वो, लॉन्ग डे प्लांट में आपसे नो फ्लावरिंग कहने से पहले वो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट करेगा या स्टेटमेंट देगा आपको। कौन सा स्टेटमेंट, कि क्रिटिकल फोटो पीरियड इसका कितना है, क्रिटिकल फोटो पीरियड इसका 12 आवर्स है। मतलब कोई ना कोई आपको क्रिटिकल फोटो पीरियड देगा आपसे, जब भी वो ये पूछना चाह रहा है कि वहां फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, उसमें आपको वो क्या देगा, क्रिटिकल फोटो। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड नहीं दे रहा तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके लिए एक ऑप्शन वो देगा, कांट से एनीथिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको उसने क्रिटिकल फोटो पीरियड दिया ही नहीं, उसने आपको बताया ही नहीं है कि जिस लॉन्ग डे प्लांट्स की फ्लावरिंग की पूछ रहा है, आपसे बात कर रहा है, उसके लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या है, ठीक है, आपको नहीं बताया। हो सकता है कि उसको क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 आवर्स का ही रहा हो, तब तो उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज को ध्यान में रखना। आते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स पे। तो शॉर्ट डे प्लांट्स को these plants require photo period below critical photo period या less than critical photo period, less than critical photo period, ठीक है। मतलब इनको कम चाहिए, these plants require photo period below or less than critical photo period, लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, ठीक है। तो अगर यही डायग्राम यहाँ पे बनाओगे तो कहाँ पे मुझे फ्लावरिंग करना चाहिए, ये आपका CPP है, क्रिटिकल फोटो पीरियड। किधर की तरफ फोटो वो मुझे फ्लावर दिखाना चाहिए, नीचे या ऊपर, तो अगर ऐसी कंडीशन, क्योंकि एनसीईआरटी में यही पिक्चर बना हुआ है, ऐसी कंडीशन आपको दिखाता है तो आप इसको पिक्चर को देख के बोल दे कि ये CPP है, ये अबव है और ये बिलो है। और ये पिक्चर देख के आपसे पूछ रहा है कि आप ये बता दो कि ये कौन सा प्लांट होगा, तो आप सीधे बोल सकते हो कि ये कौन सा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। अगर ये वाला चीज यही क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन में मैं पूछ लूं
कि जो है क्रिटिकल फोटो पीरियड दे रहा है सपोज 10 आवर्स का, ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड्स आपको दे रहा है 10 आवर्स का, और आपसे पूछ रहा है कि एसडीपी सॉरी स्टार्ट डे प्लांट में, हाँ एसडीपी में फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, क्या बताओगे? हो जाएगा, क्योंकि उसका डार्क ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको लिखना है कि इन प्लांट के लिए, शॉर्ट डे प्लांट के लिए डार्क ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, या इस तरह से लिखो कंटिन्यूअस या अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड डार्क ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको यहीं पे देखो, मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे आप क्या कर दो, नया बना लेना, आप मैं इसी में बना लूंगा, ठीक है। इसी पे सपोज करो आपने ये डार्क ड्यूरेशन था, और डार्क ड्यूरेशन में आपने बीच में क्या दे दिया, लाइट दे दिया, बीच में आपने क्या कर दिया, लाइट दे दिया। अब इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, मतलब शॉर्ट डे प्लांट जो है, ये जो एसडीपी है, ये जो शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें क्या नहीं होगा, नो फ्लावरिंग, ठीक है। वो चाहे कितना क्रिटिकल फोटो पीरियड दे ले, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि क्रिटिकल फोटो पीरियड यहाँ पे आपका 10 आवर्स है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 आवर्स है, ठीक है। मतलब कि उसमें जो फ्लावरिंग के लिए जो फोटो पीरियड है वो 10 घंटे का है, स्टिल इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपने वो जो है इंटरप्ट कर दिया है डार्क ड्यूरेशन का। और मैंने पहले ही बोला कि ये जो आपके शॉर्ट डे प्लांट है, यहाँ पे डार्क ड्यूरेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डार्क ड्यूरेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया। और जो डे न्यूट्रल प्लांट है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड, नो इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड, कोई इफेक्ट फोटो पीरियड का नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे फिर वो फ्लावरिंग होगी? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि प्लांट फ्लावर्स, या इस तरह से लिख सकते हो फ्लावरिंग टेक्स प्लेस आफ्टर, क्या लिख दूं बच्चे, आपने पढ़ रखा, बताओ, आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब तक सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जब तक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अचीव नहीं होगी, तब तक जो है आगे रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये फ्लावर क्या है? दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जैसे ही रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही इनमें बिना किसी इफेक्ट के लाइट के हो जाएगा फ्लावरिंग। एग्जाम्पल टोमेटो, ठीक है, टोमेटो। अच्छा आपसे पूछो जो लॉन्ग डे प्लांट है उसका एग्जाम्पल बता दो। पोटैटो है एक टाइप का आपका पोटैटो। आप सीजन को सोच के बता सकते हो, ठीक है, सीजन को दिमाग में रख के बना सकते हो। जैसे मैं शॉर्ट डे प्लांट का पूछूं, कुकर बिटेसी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आपका सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन आपका। तो इस तरह से, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नाम नहीं है तो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, नाम नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि आपसे ये सारी चीजें पूछ सकता है, इस तरह से बता सकता है। और उसने लिखा है कि जो शॉर्ट डे लॉन्ग डे जो प्लांट है उनके लिए जो है एक 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 डेफिनेट थ्रेशोल्ड से ज्यादा फोटो पीरियड चाहिए, वो इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जो शॉर्ट डे प्लांट है वहां पे कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड डार्क ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, वहां पे फोटो पीरियड से मतलब नहीं है, ठीक है, अनइंटरप्टेड डार्क ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यहाँ पे अगर आपने डार्क ड्यूरेशन को वो इंटरप्ट कर दिया तो आप 15 घंटे का डार्क ड्यूरेशन दे लो, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे और डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू फोटो पीरियोडिज्म। एक तो कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी, जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फोटो पीरियड, फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि जो फाइटोक्रोम है, बच्चे टाइम कितना हुआ? हो गया 1:30।
चलो 10 मिनट में खींचता हूँ, 1 मिनट 5 मिनट और खींच लेता हूँ, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। वो आधे घंटे शिफ्ट हुआ था ना आपका क्लास, तो वो शिफ्ट होगा। ठीक है, फाइटोक्रोम क्या है? ये है क्रोमोप्रोटीन, बेसिकली एक पिगमेंट है। ठीक है, एक पिगमेंट है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फोटोपीरियोडिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन लीफ, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो अब आप ये बता सकते हो कि जो फ्लावरिंग, जो ये पूरा का पूरा फ्लावरिंग है, वो कहां से कंट्रोल हो रहा है? लीव्स से। मतलब जो परसीविंग ऑर्गन है लाइट का, वो कौन है? वो लीफ है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जो सेंस करता है बेसिकली उस फोटो पीरियोडिज्म को, ठीक है, उस फोटो पीरियोडिक लाइट को जो सेंस करता है वो कौन करता है? लीफ करता है। तो यहाँ पे एक मैं आपको लिखा देता हूँ स्टेटमेंट। इस तरह से लिख दो, कुछ यहीं पे लिख दो, लीव्स परसीव फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक है, जो फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस है उसको लीव्स परसीव करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली आपका। जो ये पीएफ फाइटोक्रोम है, क्रोमोप्रोटीन है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, क्रोमोप्रोटीन से कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये लीव्स में, और स्पेशल ऑर्गन, हाँ, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। ठीक है, अटैच विथ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स है उसके हेल्प से वहां पे अटैच्ड होता है। ठीक है, दो फॉर्म में फाइटोक्रोम पाया जाता है, पीआर एंड पीएफआर। ठीक है, जो फाइटोक्रोम है आपका वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक है आपका फाइटोक्रोम रेड, इसको फाइटोक्रोम रेड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? फाइटोक्रोम फार रेड। और ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इस पीआर फॉर्म को आप रेड लाइट दे दो, रेड लाइट, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? पीएफआर पे। ठीक है, और अगर इसको आप डार्क ड्यूरेशन दे दो या फार रेड लाइट दे दो, फार रेड लाइट और डार्क ड्यूरेशन, ठीक है, डार्क ड्यूरेशन दे दो, तो ये पीएफआर पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रेड लाइट और सनलाइट, डे टाइम। ठीक है, इसको सनलाइट। ठीक है, ये जो आपका पीआर है, दिस इज द फिजियोलॉजिकल इनएक्टिव, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, हालांकि इनएक्टिव नहीं है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट।
ये आपका शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है? डार्क इंपॉर्टेंट है। एंड दिस PFR इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, क्यों? उनके लिए रेड लाइट या सनलाइट रिस्पॉन्सिबल है, डे टाइम रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका फोटो पीरियोडिज्म। एक मैकेनिज्म दी हुई है, ठीक है, मैकेनिज्म दी हुई है आपके NCERT में। उसमें उसने बोला है कि वो बेसिकली एक हार्मोन है, हाइपोथेटिकल हार्मोन, हाइपोथेटिकल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। क्या नाम है बच्चे? फ्लोरिजन। ठीक है, फ्लोरिजन। अब देखो, ये सपोज कर लो बड है और ये सूट का पार्ट है पूरा, यहां से लीव्स निकली हुई है। ठीक है, यहां से लीव्स निकली हुई है। तो ये जो एपिकल बड है, ये रिप्रोडक्टिव बड में कब कन्वर्ट होगी? मतलब इसका जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन किस में? रिप्रोडक्टिव बड में। और ये कौन सी बड है अभी? एपिकल बड या सूट बड, जो भी लिख दो, एपिकल बड। ठीक है, वेजिटेटिव बड लिखो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेजिटेटिव बड, वो एपिकल बड हो चाहे सूट बड, जो भी लिख सकते हो आप। ये एपिक वेजिटेटिव बड आपका रिप्रोडक्टिव बड में कब कन्वर्ट होगा? आपको मैंने बताया था ना कि फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। ठीक है, पर वो मॉडिफाइड सूट जो मतलब जो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव सूट है, वो कैसे रिप्रोडक्टिव सूट में कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव बड में? उसका उसका जो परसीविंग पार्ट है, वो परसीविंग पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ। और यहाँ पे क्या है बेसिकली? आपका फाइटोक्रोम है। और फाइटोक्रोम ये PR प्रेजेंट है। ठीक है, PR प्रेजेंट। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं कि ये जो है आपका लॉन्ग डे प्लांट है, ये आपका लॉन्ग डे प्लांट है। तो लॉन्ग डे प्लांट यहाँ पे जैसे ही इसको लाइट मिलेगी, इसको जैसे ही लाइट मिलेगी, लाइट सेंस करेगा और ये इंड्यूस करेगा DNA को। ये कुछ बोलेगा DNA को कि भाई अब आपको कुछ सिंथेसाइज करना है। DNA से बनेगा mRNA। ठीक है, DNA से बनेगा mRNA, mRNA से बनेगा प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सा है? फ्लोरिजन। और ये हाइपोथेटिकल हार्मोन इसलिए बोला जाता है कि दिस हार्मोन इज नॉट क्या बोल सकते हैं, इज नॉट आइसोलेटेड टिल डेट। ठीक है, आइसोलेट नहीं किया गया है। तो ये जो फ्लोरिजन है, ये फ्लोरिजन आपका माइग्रेट कर जाएगा कहाँ पे? वेजिटेटिव बड में। और वेजिटेटिव बड को कन्वर्ट कर डालेगा रिप्रोडक्टिव बड में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो फाइटोक्रोम्स हैं लीफ में, वो रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। ठीक है, ये चेंज करता है अपनी एक्टिविटी। ये बेसिकली लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। जो फाइटोक्रोम्स हैं आपके, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। और लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट में की वजह से ये इस तरह से चीजें होती है। तो याद रखना कि फ्लोरिजिन आपका बनता कहाँ पे है? कहाँ बना फ्लोरिजिन? लीफ में। और वहां से ट्रांसपोर्ट हुआ वेजिटेटिव बड के पास। तो ये मैकेनिज्म है बेसिकली आपके उसकी। अब बचता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में एक 5 मिनट का टॉपिक है, खत्म कर दूंगा। बता भी देता हूं, ठीक है, कि फ्लावरिंग के लिए जो कोल्ड ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स इज नोन एज वर्नलाइजेशन। ठीक है, हालांकि उस ट्रीटमेंट का जो है इफेक्ट सीड जर्मिनेशन में भी देखा जाता है, बट आपके जो सिलेबस में है वो सारा का सारा आपके फ्लावरिंग के रेस्पेक्ट में है। तो जो कोल्ड ट्रीटमेंट का इफेक्ट है ऑन फ्लावरिंग, दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। इसके लिए भी एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं वर्नलिन, वो भी एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। और जो वर्नलाइजेशन को सेंस करता है, परसीव करता है, वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो आपको पता है जहां जहां मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, वो उसको परसीव करेंगी और परसीव करके जो है क्या करेगा, उसको सिग्नल भेज देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में 5 मिनट का पार्ट है, इसके बाद हम आएंगे आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं, चेहरे से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है आप लोगों को।